हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन पॉइंट पे। तो आज हम इस नई वीडियो में आप लोग तो थंबनेल के माध्यम से जान ही गए होंगे कि यह जो क्लास है यह किस टॉपिक पर है। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, इसमें हम क्लास 10 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1 जो भारत में संसाधन एवं उपयोग, संसाधनों का जो उपयोग किया जाता है, संसाधन क्या है इसके बारे में, संसाधन नियोजन क्या है, इन सब के बारे में इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं संसाधन। संसाधन कहने का मतलब रिसोर्सेज। तो हम संसाधन किन वस्तुओं को कह सकते हैं, किन वस्तुओं को नहीं कह सकते। देखिए लगभग दुनिया में प्रत्येक जो वस्तु है वो अपने आप में एक संसाधन है। तो संसाधन उस वस्तु को कहते हैं जिसे हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं दोस्तों। कहने का मतलब है कि वैसी वस्तुएं जिसका उपयोग हमारे जीवन में होता है, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, निर्जीव हो सजीव हो, सभी प्रकार की जो भी वस्तुएं हैं, अगर वह हमारे दैनिक जीवन में या फिर कभी भी अगर उपयोग में आ सकती है या आई है तो समझिए ना कि वह एक संसाधन है। वह एक संसाधन है। जैसे कि अभी आप जो मोबाइल चला रहे हैं दोस्तों, वह भी एक संसाधन है दोस्तों। यहाँ तक आप लोग को दिक्कत में संसाधन बहुत सारा होता है। देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहे थे कि जो वस्तु हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होती है, सजीव हो निर्जीव हो, कैसी भी वस्तु हो, चाहे वो जीवित इंसान ही हो, जीवित कोई भी वस्तु हो, जानवर हो, अगर वो हमारे दैनिक जीवन में उसका उपयोग हो रहा है तो वह एक संसाधन होगा। जैसे आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल से आप अभी हमें हर एक क्लास को देख रहे हैं, आपको शिक्षा मिल रही है, आप किसी न किसी कारण से देख रहे हैं, आपके जो आवश्यकता हो रहा है, जो आपकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो रही है, तो आपको मोबाइल भी एक संसाधन है। जैसे कि हम अभी बोर्ड पर पढ़ाएं तो बोर्ड हमारे लिए संसाधन है। क्यों संसाधन है? क्योंकि अगर बोर्ड नहीं रहता तो हम पढ़ा नहीं पाते। तो बोर्ड हमारी पढ़ाने की, कि हम किस वस्तु पर पढ़ाएं तो उसकी जो आवश्यकता है वह हमें पूर्ति कर रहा है। इसी प्रकार से ये मार्कर है जो कि किस वस्तु का उपयोग कर रहा है, तो ये भी एक आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है कि हम किस वस्तु से बोर्ड पर लिखें। तो मार्कर अपने आप में भी एक संसाधन है। उसी प्रकार से हम भी एक संसाधन है, क्योंकि हम भी लोगों को बताते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम भी अपने आप में, चाहे वो कोई भी शिक्षक हो, चित्रकार हो, गायक हो, तो सभी व्यक्ति जो किसी न किसी उपयोग में होता है, जो कोई ना कोई काम करता है, वो अपने आप में संसाधन होता है दोस्तों। तो संसाधन भौतिक या जैविक दोनों हो सकता है। कहने का मतलब वो मशीन हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई जीव हो सकता है, कोई मनुष्य हो सकता है। तो ये कोई निश्चित नहीं होता है कि संसाधन सिर्फ निर्जीव वस्तु ही रहेंगे या फिर सजीव वस्तु ही रहेंगे, तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। तो संसाधन जो हमारे दैनिक जीवन उपयोग में लाई जाती है वस्तुएं, तो उसे हम संसाधन कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम आगे जानते हैं। तो देखिए, जो संसाधन होता है उसे बनाया जाता है, संसाधन होता नहीं बनाया जाता है। यह कथन है जिमरमैन का, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, संसाधन होता नहीं है, बनाया जाता है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो जो पहले जो आदि मानव रहा करते थे, आदि मानव ने क्या का खोज किया? चक्के का खोज किया और आग का खोज मुख्य रूप से किया। लेकिन क्या उन्होंने कोयले का खोज किया? नहीं किया। पेट्रोलियम का खोज किया? नहीं किया। सौर ऊर्जा का खोज किया? नहीं किया। तो क्या ये सब वस्तुएं उस समय नहीं थी? सूर्य भी था उस समय, जल भी था, पेट्रोलियम भी था, कोयला भी था। मतलब कि सभी जो वस्तुएं, जो संसाधन अभी हैं, वह आदि मानव के समय में भी था। लेकिन उनके पास ज्ञान की कमी थी। उन्हें यह ज्ञान नहीं था कि हमारे पास जो संसाधन है दोस्तों, हमारे पास उस संसाधन को हम किस तरह से उपयोग करें, इस बात का उन्हें कोई जवाब नहीं था कि हम कैसे इसका उपयोग करें। जैसे अभी आपके लिए जो मिट्टी एक संसाधन, अगर नहीं समझिए कि मिट्टी बराबर था उस समय, मतलब कि कोयला है वैसे ही है, मतलब कि कोई इसका उपयोग करना जानता ही नहीं था। उसी तरह से पेट्रोलियम अगर निकल भी कहीं गया तो उसका कोई उपयोग करना जानता ही नहीं था। सूर्य तो था ही उस समय, क्योंकि बिना सूर्य के कौन रह सकता है। तो जो जितने भी प्रकार की ऊर्जा हैं जो वर्तमान उपयोग में, कई ऐसे संसाधन हैं जो कि पहले नहीं रहा था लेकिन उस समय, लेकिन ज्ञान की कमी की वजह से इन संसाधनों का, जो आदि मानव के समय में जो संसाधन थे जिनका उपयोग आदि मानव नहीं करते थे, क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनके पास ज्ञान की कमी थी। और हमारे पास जब ज्ञान आया, जब धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, लोगों की जनसंख्या बढ़ी, लोगों में आवश्यकता बढ़ा, तो वैज्ञानिकों ने खोज किया और ये भी पता चला कि कोयला से भी हम खाना बना सकते हैं, पेट्रोलियम का उपयोग गाड़ी चलाने में किया जा सकता है। तो इसी तरह से बहुत सारे खोज किए, जिसके परिणाम स्वरूप पहले जिस वस्तु का कोई वैल्यू नहीं था,
उसे भी उचित स्थान मिला, उसे भी संसाधन का दर्जा मिला। तो संसाधन बनाया जाता है दोस्तों, होता है लेकिन बनाने पर ही होता है। ऐसे तो सभी वस्तु संसाधन है। इसलिए इसके बारे में हम आगे जानते हैं। तो जिमरमैन एक व्यक्ति का नाम है, जिमरमैन। क्वेश्चन बार बार पूछता है, हर साल पूछता है, इस बार भी पूछेगा। तो जो जिमरमैन है, तो जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते, ये कथन किसका है, तो ये कथन है जिमरमैन का। दोस्तों ये कथन जिमरमैन का है कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। तो ये जो कथन है दोस्तों, ये कथन है जिमरमैन का। तो देखिए दोस्तों, ये सब तो बात हो गया संसाधन की, कि संसाधन क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो अब हम बात करेंगे संसाधनों के प्रकार की। संसाधन तो होते हैं, ये सभी ने जान लिया, लेकिन संसाधन कितने प्रकार के होते हैं ये भी तो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति कहने का मतलब है कि वह उत्पन्न कैसे हुआ, वह बना कैसे। इस आधार पर हम संसाधन को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो 2 भाग। पहला भाग है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। तो जो दोनों संसाधनों के प्रकार हैं, इन संसाधनों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा दोस्तों जैव संसाधन। सबसे पहले है हमारा दोस्तों जैव संसाधन। तो जैव संसाधन में बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि जिनमें सजीवों का लक्षण है, मतलब कि जो सजीव हो, जैसे हम हो गए, आप हो गए, तो जिनमें सजीवों का लक्षण होता है उसे कहते हैं जैव संसाधन। सीधा सा बात समझ लीजिएगा कि जो सजीव हैं उसे कहा जाता है जैव संसाधन। जैसे कि मनुष्य हो गया, मछली हो गया, मुर्गा हो गया, मतलब कि जिनका उपयोग आप डेली लाइफ में करते हैं, जो जिनका उपयोग आपका दैनिक जीवन में होता है, अपने जीवन में उपयोग किया है, किंतु वे सजीव हैं, मतलब कि जीवित हैं, तो उसे कहते हैं जैव संसाधन। वहीं अजैव संसाधन का संबंध निर्जीव वस्तुओं से, मतलब कि जो मृत हैं या फिर निर्जीव हैं, जैसे हो गया मेरा मार्कर हो गया, ये बोध हो गया, आपके हाथ का मोबाइल हो गया। तो ये सब जो वस्तुएं हैं ये अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं, इन्हें निर्जीव कहा जाता है। निर्जीव तो सीधा सीधा समझ लीजिए कि जो सजीव वस्तुएं होते हैं, जो सजीव होते हैं, उन्हें जैव संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। अजैव संसाधन में निर्जीव संसाधन होते हैं, मतलब कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं वह अजैव संसाधन के अंतर्गत रहते हैं। इस बात में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं। तो अगला जो हमारे आधार का प्रकार है वह है हमारा उपयोगिता के आधार पर, मतलब कि हम उसे उपयोग कर रहे हैं, तो इस आधार पर भी हमने संसाधन को 2 भागों में बांटा है। पहला है हमारा नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। तो देखिए, नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसकी पुनः प्राप्ति हो सके, मतलब कि अगर हम कोई संसाधन का उपयोग किए तो उसकी पुनः प्राप्ति हो सके, चाहे वो भौतिक विधि द्वारा हो, रासायनिक विधि द्वारा हो, या किसी भी प्रकार की विधि द्वारा उसकी हम पुनः प्राप्ति अगर कर सकते हैं तो उसे रखा जाता है नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत। जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया दोस्तों, जैसे हो गया सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो ये सब जो संसाधन है दोस्तों, इसकी हम पुनः प्राप्ति कर सकते हैं, मतलब कि ये सब नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रहेंगे। अगला है अनवीकरणीय। तो देखिए, अनवीकरणीय में कहने का मतलब है दोस्तों कि जिसकी मात्रा सीमित हो, मतलब कि अगर हम इनके उपयोग कर लें तो अगर हम इन्हें दोबारा बनाने की कोशिश करें, पुनः प्राप्ति करने की कोशिश करें, तो लाखों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं अनवीकरणीय संसाधन के पुनः प्राप्ति करने में। जैसे हो गया कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ये सब जो वस्तुएं हैं ये लाखों करोड़ों सालों के बाद प्राप्त होते हैं, बनते हैं। तो अगर हम इनकी जो सीमित मात्रा में है, मतलब कि जितना भंडार है, अगर उससे ज़्यादा खर्च करने का चाहें तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर भंडार खत्म हो जाए तो पुनः बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। ऐसे संसाधन को रखा जाता है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन जिसकी मात्रा जो है दोस्तों, मात्रा सीमित हो और उसका भंडार, मतलब कि मात्रा कहने का मतलब भंडार सीमित हो, मतलब कि इससे ज़्यादा आप उपयोग नहीं कर सकते, इतना ही धरती पर, और दोबारा बनाने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता हो, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो चलिए संसाधन के अगले प्रकार के बारे में बात करते हैं। अगला जो हमें बांटने का प्रकार है संसाधन के वर्गीकरण का आधार है, तो वह स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व कहने का मतलब है कि अगर कोई संसाधन है
तो उसका मालिक कौन है, उसका मास्टर कौन है, मतलब कि उस पर किसका अधिकार है, इस आधार से बांटा गया है संसाधन को चार भाग। पहला निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, टोटल 4 भागों में बांटा गया है 4 प्रकार से। तो सबसे पहले बात करते हैं निजी संसाधन। तो देखिए, निजी कहने का मतलब एक प्राइवेट या फिर व्यक्तिगत कह सकते हैं, मतलब कि जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो उसे निजी संसाधन कहते हैं। जैसे आपका ये जो मोबाइल है, जो आपके हाथ में मोबाइल है, यह आपका निजी संसाधन है। इस पर किसी और व्यक्ति का या फिर पूरे भारत का अधिकार नहीं है, इस पर सिर्फ आपका अधिकार है। तो ऐसे संसाधनों को निजी संसाधन कहा जाता है। जैसे आपका घर हो गया, कोई व्यक्तिगत तालाब हो गया, कोई तालाब खुदवाया तो तालाब उसका हो गया, कुआं हो गया। तो कुछ व्यक्तिगत जो वस्तुएं होती हैं उसे निजी संसाधन के अंतर्गत रखा जाए। उसके अलावा सामुदायिक, तो सामुदायिक जैसे कि गांव में होता है जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार हो, तो उसे सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे घूमने फिरने वाला जगह पर्यटन स्थल हो सकता है, या फिर गांव का जो पंचायत भवन है, सरकारी स्कूल है, हॉस्पिटल है, मंदिर है, मस्जिद है। तो ये सब जो वस्तुएं हैं ये सामुदायिक, क्यों सामुदायिक है, क्योंकि इन पर समुदाय का अधिकार है, जिस पर मतलब कि कोई निजी व्यक्ति, किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार नहीं है। तो इसे सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। अगला है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन कहने का मतलब है कि वैसे संसाधन जिस पर किसी एक राष्ट्र का अधिकार हो। किसी एक राष्ट्र कहने का मतलब है कि अगर भारत का संसाधन है तो उस पर सिर्फ भारत का ही अधिकार होगा। अगर मान लीजिए कि इंग्लैंड का संसाधन है तो इंग्लैंड का ही अधिकार होगा, नेपाल का है तो नेपाल का ही होगा। तो जो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं इसमें एक नियम बनाया गया है। नियम क्या है दोस्तों, कि अगर आपका देश, मान लीजिए कि आपका देश यहाँ तक है, तो यहाँ से 200 किलोमीटर तक का एरिया समुद्री इलाका, जितना अगर आपका 200 किलोमीटर हो गया, वहाँ पर जो भी वस्तुएं निकालेगी, अगर वहाँ से हीरा का खदान निकल गया तो वो हीरा आपका हो गया, उस देश का हो गया। मतलब कि 200 किलोमीटर का जो एरिया है उसे राष्ट्रीय अपवर्जक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। लिख देते हैं राष्ट्रीय अपवर्जक क्षेत्र। राष्ट्रीय अपवर्जक क्षेत्र इससे 200 किलोमीटर का एरिया जो होता है, किसी भी देश का जो तटीय सीमा रेखा है उससे जो 200 किलोमीटर तक का दूरी है, समुद्री इलाका, उस इलाके में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी संसाधन निकले, चाहे वो पेट्रोलियम हो, कोयला हो, या फिर कोई भी हीरा मोती निकल जाए, तो उसे राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखा जाएगा। यानी कि वो किसी एक देश का, जैसे भारत के सीमा से 200 किलोमीटर का जो एरिया है, अगर वहाँ पर पेट्रोलियम निकल गया तो पेट्रोलियम भारत का होगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हो जाएंगे जहाँ पर देश नहीं होंगे, या फिर मान लीजिए कि कोई देश है इधर से, इसका 200 किलोमीटर इधर पहुँचा, इसका यहाँ और इसका यहाँ और इसका यहाँ, मतलब कि बीच में जो एरिया हो गया वो किसी का नहीं है, किसी भी देश से 200 किलोमीटर की दूरी से भी अधिक है। यानी कि इस क्षेत्र पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय कहा जाता है। और अगर यहाँ पर अगर पेट्रोलियम निकले, सोना चांदी हीरा मोती कुछ भी निकले, तो इस पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के नाम से जाना जाएगा। वो अंतर्राष्ट्रीय सरकार, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसके अधीन हो जाएगा वो, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है दोस्तों, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए संसाधन को एक और आधार से बांटकर उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो अब की बार जो आधार है वो है विकास के स्तर, मतलब कि उसका विकास कितना हो गया उस संसाधन का। इस आधार पर संसाधन को जो बांटा गया 4 भाग में, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संभावी संसाधन। नाम से ही पता चल रहा है कि वैसे संसाधन जिसकी भविष्य में उपयोग होने की या फिर संभावना है, जिन्हें हम उपयोग में ला सकते हैं। ऐसे में हो सकता है दोस्तों हिमालय क्षेत्र में, और ये जो संसाधन है संभावित संसाधन, ये मुख्यतः किसी क्षेत्र विशेष पर आधारित होते हैं। जैसे जो हिमालय क्षेत्र में कई प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन ज़्यादा खुदाई करनी पड़ेगी, ज़्यादा महंगा हो जाएगा उसका उपयोग करना, मतलब उसे निकालने में ही काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाएगा, तो इन्हें निकाला नहीं जाता जो हिमालय क्षेत्र के जो संसाधन उसे निकालने। इसके अलावा गुजरात और राजस्थान में जो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का विकास हो सकता है। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा,
गुजरात और राजस्थान में इन दोनों प्रकार की ऊर्जाओं का असीमित भंडार है। मतलब कि यहाँ पर अगर लगा दिया गया तो फायदा ही फायदा रहेगा, इसका उपयोग भी हो सकता है। तो इन संसाधनों को संभावित संसाधन के अंतर्गत रखा है जिनका वर्तमान में कोई उपयोग नहीं हो रहा है, कोई उपयोग नहीं हो रहा है दोस्तों। अगला है विकसित। विकसित संसाधन कहने का मतलब है दोस्तों कि जिनका विकास वर्तमान में पूर्णतः हो चुका है और उनका उपयोग हम कर रहे हैं, जैसे सोना चांदी हीरा मोती, जो भी आपके हाथ में मोबाइल है, हमारे पास इनका विकास हो चुका है कि हाँ इन्हें इस तरह से उपयोग करना है। कोयला का भंडार 4000 अरब टन है, जितना भी हो, तो ये सब भंडार निश्चित किया गया है, मात्रा निश्चित किया गया है कि हाँ कोई भी धातु कितना है धरती पर, उसका उपयोग हो रहा है, उसे निकाला जा रहा है। तो ऐसे संसाधन को विकसित संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। अगला है भंडार संसाधन। तो देखिए भंडार संसाधन कहने का मतलब कि जिन्हें भंडारित है, मतलब कि जिन्हें का उपयोग करना हमारे बस की बात नहीं है, जो हमारे से भी अधिक है। मतलब कि भंडार संसाधन के अंतर्गत जो संसाधन है उनका उपयोग करना अभी तक मनुष्य नहीं सीख पाया है दोस्तों। जो भंडार संसाधन के अंतर्गत जो भी संसाधन आते हैं उनका उपयोग करना अभी तक मनुष्य को उसका ज्ञान नहीं है। तो ऐसे में आते हैं हाइड्रोजन, जल के जो अणु होते हैं उनमें इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है कि वह बहुत सारे काम कर सकती हैं। तो ये जो संसाधन है ये भंडार संसाधन कहा जाता है, क्योंकि इनका उपयोग हो सकता है लेकिन इसका उपयोग कैसे करें यही ज्ञान नहीं है। अगला है संचित कोष। तो ये भी समझिए कि इसी का टूटा फूटा अंग है। तो इसमें होता है कि थोड़ा ज्ञान तो है लेकिन उपयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे कि जो नदी का जल है उसका उपयोग हम विद्युत उत्पादन में कर सकते हैं दोस्तों। हम इन जल का जो उपयोग है उसे विद्युत उत्पादन में कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं उतना ज़्यादा मात्रा में। जो संचित को संसाधन के अंतर्गत जो संसाधन है उनका उतना विकास नहीं हो पाया है, उनका उतना विकास। जैसे नदी का जल है तो नदी का जल पूर्णतः उपयोग नहीं हो रहा है दोस्तों। जैसे गंगा नदी में लगभग 1800 रहता है, 1800 अरब घन मीटर प्रतिदिन या फिर प्रति साल बहता है पानी। तो उसका लगभग 1/3, कोई भी अगर भारत में अगर नदी ले लिया जाए तो अधिकतर में 1/3 पानी का ही उपयोग होता है। मतलब अगर 3 लीटर नदी में जल है तो सिर्फ 1 ही लीटर का उपयोग होता है, 2 लीटर वापस चला जाता है समुद्र में। तो इन्हें रखा जाता है संचित कोष संसाधन में, जिनका हम उपयोग कर सकते हैं लेकिन उतनी मात्रा में भी विकास नहीं हुआ है इन संसाधनों को। तो इन्हें कहा जाता है संचित कोष संसाधन। आगे हम जानेंगे दोस्तों संसाधन नियोजन के बारे में। तो संसाधन नियोजन कहा जाता है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग को संसाधन नियोजन कहा जाता है। मतलब कि संसाधनों का जो विवेकपूर्ण तरीके से जो उपयोग किया जाता है तो इसको कहा जाता है संसाधन नियोजन। इस बात में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यह जो संसाधन नियोजन की जो प्रक्रिया ये सभी देशों के लिए अनिवार्य है, खास करके भारत की, क्योंकि यहाँ पर की जो जनसंख्या है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है और संसाधन भी है। तो भारत में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो कुछ संसाधन में तो धनी है लेकिन बाकी जो संसाधन है उनके मामले में गरीब है। जैसे हम बात कर रहे हैं झारखंड की, जहाँ पर कोयला और लोहा का भंडार तो है लेकिन अन्य संसाधन की कमी। उसी प्रकार से अगर हम बिहार की बात की जाए तो बिहार में पाइराइट और चूना पत्थर है। टोटल जितना भारत में पाइराइट का उत्पादन होता है उसका 80% बिहार और झारखंड में होता है। समझ लीजिए पाइराइट बिहार और झारखंड में कितना मात्रा में, लेकिन बाकी का जो संसाधन है बिहार में नहीं है। कोयला खोजिएगा तो कोयला बिहार में नहीं है। तो झारखंड को हो गया, बिहार को हो गया। इसके अलावा जैसे अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है, नाम सुन में किए होंगे, अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी आती है। तो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में जल है लेकिन जल का उपयोग नहीं हो पाता है, जल का उपयोग नहीं होता। अरुणाचल प्रदेश जल के मामले में धनी है किंतु बाकी के जो संसाधन है वो तो अरुणाचल प्रदेश में है नहीं। तो ये सब जो हमारी समस्या है कि किस राज्य में किस प्रकार की संसाधन है वहाँ पर बाकी संसाधन नहीं है, तो इन सब का जो विवेकपूर्ण उपयोग किया जाता है उसे संसाधन नियोजन कहा जाता है। संसाधन नियोजन इसे ही कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों भारत में अब संसाधन नियोजन किस तरह से किया जाता है, कैसे कैसे क्या किया गया इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले
भारत में संसाधन नियोजन, तो सबसे पहला है संसाधनों का पहचान कि किस राज्य में कौन सा संसाधन है, उसकी कितनी मात्रा है और वह कहाँ कहाँ पर है। तो इसके लिए मानचित्र तैयार करना कि एक अलग किताब बनाना कि हाँ बिहार में इतना पाइराइट है, 4000 टन पाइराइट है, तांबा इतना है। तो ये सब का मानचित्र बनाना, कौन सा खदान कहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर कितना भंडार है, इसके लिए मानचित्र तैयार करना। अगला है योजना निर्माण। अब सब कुछ तो बन गया, उसके लिए व्यवस्था करना चाहिए, योजना बनाना चाहिए। तो योजना बनाना है कि संसाधनों का उपयोग प्रत्येक साल 5000 टन होगा या फिर जितना भी निर्धारित किया गया है, तो योजना बनाना चाहिए। और उसके अलावा राष्ट्रीय विकास योजना के साथ जोड़ना, जिससे कि संसाधनों का विकास हो सके। तो जो देश के विकास के लिए जो राष्ट्रीय विकास योजना बनाया जाता है, तो उसके साथ मिला करके जोड़ना, जिससे कि संसाधनों का भी विकास हो। तो इसे कहा जाता है राष्ट्रीय विकास योजना के साथ जोड़ना। तो अगर हम इन तरीकों को अपनाते हैं तो भारत में संसाधन नियोजन पूर्णतः हो सकती है। तो सबसे पहला था संसाधनों का पहचान, मानचित्र तैयार करना, और इसके बाद है योजना निर्माण और राष्ट्रीय विकास योजना के साथ ही इस योजना को जोड़ना। तो यह है भारत में संसाधनों का नियोजन। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं डाकुओं की अर्थव्यवस्था। डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है दोस्तों संसाधनों का विदोहन। कहने का मतलब है दोस्तों संसाधनों का विदोहन। जैसे अभी हमने जाना भारत में संसाधन नियोजन के बारे में, लेकिन अगर संसाधन नियोजन नहीं होते, यानी कि संसाधन को जितना माने किसी साल 10,000 टन निकाल दे रहे हैं सोना, तो संसाधनों का इस तरह से विदोहन हो रहा है, उसका सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा, विवेकपूर्ण उपयोग नहीं हो रहा, तो इसे कहा जाता है संसाधनों का विदोहन। और जब संसाधनों का विदोहन होता है, जिस देश में होता है, जिस अर्थव्यवस्था में होता है, तो उसे कहा जाता है डाकुओं की अर्थव्यवस्था। डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी ये बात कह चुके हैं कि जो तकनीकी विकास है, मशीनी है, जो मशीन बनाया जा रहा है, उससे बेरोजगारी होता है। मतलब कि लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं। अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो सिंपल है कि गरीबी बढ़ेगी। तो ये सब कथन है महात्मा गांधी की। तो आगे हम जानेंगे कुछ प्रमुख व्यक्तियों के कार्य। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं संसाधनों के संरक्षण की, कि हम किस तरह से संसाधनों का अगर विदोहन हो गया या फिर संसाधनों का अगर हम संरक्षण करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले संसाधनों के संरक्षण के लिए संसाधनों को उपयोग में जो कमी लाना चाहिए, मतलब कि संसाधनों का उतना ही उपयोग करना चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता हो। अब आवश्यकता से अधिक अगर भारत में 500 टन सोने की आवश्यकता है प्रत्येक साल, तो हम 600 टन सोना क्यों निकालेंगे, 500 टन ही निकालेंगे। तो संसाधनों का संरक्षण करना जरूरी है। तो कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने अद्भुत काम किया है, इनमें लिस्ट में पहला नंबर पर नाम आता है मेधा पाटेकर का, जिन्होंने नर्मदा बचाओ अभियान चलाकर नर्मदा नदी पर बनने वाले बहुत ही विशाल बांध को बनने से रोका, और इसमें बहुत सारे व्यक्तियों ने भाग लिया। इसके जो नेता थे वो थे मेधा पाटेकर। अगले व्यक्ति हैं सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने ठेकेदारों के जो पेड़ काट रहे थे, पेड़ को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया। तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चलाया गया था, जो कि वर्तमान उस समय उत्तर प्रदेश और वर्तमान में उत्तराखंड में चलाया गया था, टिहरी गढ़वाल जिले में। तो इसके जो नेता थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। अगले व्यक्ति हैं संदीप पांडे। तो संदीप पांडे ने देखा कि जो वर्षा का जल है, तो वर्षा का जल को क्यों ना हम कुछ उपयोग करें, उसका कृषि में उपयोग करें, खाना बनाने में उपयोग करें, या फिर अपने दैनिक जीवन के अन्य कार्यों में उपयोग करें। तो इन्होंने कई सारी ऐसी विधियां बनाई जिससे कि वर्षा जल का उपयोग हो सके। तो इन्होंने वर्षा जल के संचयन करने की जो विधियां बनाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। महात्मा गांधी ने एक बात कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेट भरने के लिए नहीं। कहने का मतलब है कि भारत में संसाधन इतना है कि हम उसे खा करके या फिर हम जीवित रह सकते हैं, अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि अगर हम संसाधनों को खरीद कर लाएं, अपने घर में रखें या फिर संसाधनों का विदोहन करें, तो हमारे पास पेट भरने के लिए नहीं है। पेट भरने के लिए है लेकिन पेट भरने के लिए नहीं, ये कथन है महात्मा गांधी का। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की।
हम बात करने रहे हैं दोस्तों प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की। तो सबसे पहले बात कर ले देशों की संख्या की। तो कई देशों के जो विकसित देश थे या फिर विकासशील देश थे, तो इसके टोटल 178 प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में। वर्ष 1992 3 से 14 जून 1992 को 3 जून 1992 से लेकर 14 जून 1992 तक यह सम्मेलन चला था। स्थान था रियो दी जेनेरियो, ब्राजील का एक शहर है रियो दी जेनेरियो, जहाँ पर यह सम्मेलन कराया गया और इस सम्मेलन का नाम दिया गया प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। इसमें कई सारे घोषणा भी हुए, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग पर रोक, इसके अलावा जैव विविधता, वन संरक्षण कार्यक्रम में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। तो हम बात कर रहे हैं प्रथम पृथ्वी के सम्मेलन की, जो कि 1992 में हुआ। तो देखिए अगला जो सम्मेलन हुआ उसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसमें कुछ ही देश शामिल हुए थे जो विकसित देश थे, तो वही देश शामिल हुए थे, विकसित देश ही सिर्फ शामिल हुए थे। वर्ष 1997 में यह सम्मेलन हुआ। तो ये सम्मेलन हुआ था अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इसे +5 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, +5 सम्मेलन। और इस सम्मेलन का कराने का जो मुख्य जो कारण था, जो वजह था, तो वजह था कि पिछले जो 5 सालों में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से लेकर के द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन में टोटल 5 साल लगे। तो इन 5 सालों में क्या कुछ सुधार हुआ, क्या वन संरक्षण की दिशा में कुछ सफलता मिली? तो इन्हीं सभी बातों को लेकर द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया न्यूयॉर्क शहर में, जिसे +5 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करने वाले दोस्तों क्योतो सम्मेलन की। क्योतो सम्मेलन, तो देखिए इसका नाम रखा गया है क्योतो सम्मेलन। तो इसमें देशों की संख्या था 159 देश। जो प्रतिनिधित्व देश था जहाँ पर सम्मेलन हो रहा था उसे जापान के नाम से जाना जाता है, यानी कि यह सम्मेलन जापान में हो रहा था। तो 1997 में, दिसंबर 1997 में जापान ने एक सम्मेलन बुलाया अपने एक शहर क्योतो, जो कि जापान में ही पड़ता है। तो जापान के शहर क्योतो में सम्मेलन हुआ, इसलिए क्योतो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसमें 159 देशों ने भाग लिया और इसमें प्रतिबंध 6 गैसों पर प्रतिबंध लगाया गया कि ये जो गैस हैं यह प्रदूषण फैलाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, यानी कि यही गैस का कारण से जो ग्लोबल वार्मिंग है वह धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इन गैसों में CO2, N2O, HFC, मीथेन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड गैस शामिल है। तो फिर से एक बार दोहरा देते हैं, CO2, N2O, HFC, मीथेन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड जैसे गैसों को शामिल किया, टोटल 6 गैसों को, और इन गैसों पर टोटल 159 देशों ने प्रतिबंध लगा दिया। तो चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं तृतीय पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, द्वितीय 1997 में, और तीसरा जो हुआ वो हुआ था 2002 ईस्वी में। और इसमें बहुत सारे देशों के लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और यह जो सम्मेलन हो रहा था जोहान्सबर्ग में हुआ था, परिणाम कुछ भी नहीं निकला। सीधा सा बात है कि यह सम्मेलन जोहान्सबर्ग में 2002 में बुलाया गया 26 अगस्त से 4 सितंबर तक है। लिख देते हैं 26 अगस्त से 4 सितंबर तक यह जो सम्मेलन है यह बुलाया गया 2002 ईस्वी में, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 ईस्वी में हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग को नहीं याद होगा कि कैसे याद करें, तो इसका एक ट्रिक है दोस्तों। ट्रिक ये है कि पहला, दूसरा और तीसरा सबसे पहले याद कर लेना है 1992 ईस्वी में, और इसमें 5 जोड़ देना है तो हो जाएगा 1997 ईस्वी में, और फिर 5 जोड़ दीजिएगा तो 2002 ईस्वी में। तो पहला जो सम्मेलन हुआ था वो तो जून में हुआ था, और दूसरा भी सम्मेलन जून में हुआ था, लेकिन तीसरा जो सम्मेलन हुआ वह अगस्त से लेकर सितंबर, 26 अगस्त से 4 सितंबर तक हुआ था। तो यह ट्रिक याद कर लीजिएगा दोस्तों, यह ट्रिक। तो आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है, और भारत संसाधन एवं उपयोग का ये जो पूरा चैप्टर था यह हमारा यहीं पर क्लोज होता है। तो आप सभी से मिलेंगे अगले वीडियो में,
और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।